ईयर था 2004 और एक नया नेता आया हुआ था। इसके नाना जवाहरलाल नेहरू जी थे। When the world sleeps, India will awake. इसकी दादी इंदिरा गांधी थी कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। और इसके फादर थे राजीव गांधी। I dream of an India strong, independent, self-reliant. इसके बाद भी ये खुद पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहता था, I don't view myself as a पर politician. आज लोगों के हिसाब से 2029 में ये पीएम बन जाएगा। Rahul Gandhi will be the next prime minister of this country. हाँ, शायद ये पीएम बन भी जाएगा, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। पहले इन्होंने लंदन में जॉब की क्योंकि ये नेता बनना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद ये पॉलिटिक्स में डाल दिए गए। That's something that has been drilled into us, first by my grandmother, then by my father. बाद में इन्हें पप्पू बना दिया गया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और आज फाइनली ये रिटर्न आ चुके हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। आज हम इसी राहुल गांधी के रिटर्न की बात करने वाले हैं। देखिए, ईयर था 2002 का और राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आ रहे थे लंदन से। बट सवाल यह है कि राहुल गांधी लंदन में क्या कर रहे थे। देखिए, बात क्या है, राहुल गांधी ने पहले पढ़ाई वगैरह की अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, जिसकी बात हमने अपने पहले पार्ट वाली वीडियो में कर लिया, आप देख सकते हैं इसको। और पढ़ाई वगैरह करने के बाद लंदन के अंदर ये कंसल्टिंग फर्म में काम करने लग गए। एक्चुअली में इनको कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना था, इसलिए पढ़ाई करके जॉब करने लग गए थे। लेकिन 2002 का जब समय आता है तो ये इंडिया रिटर्न आते हैं। अब देखिए, जब ये रिटर्न आते हैं तो सेंट्रल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे इंडिया के। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अगले 2 साल के अंदर इलेक्शन होने वाले थे 2004 में, और सेंट्रल इलेक्शन के लिए सोनिया गांधी प्रिपरेशन कर रही थी। इस समय कांग्रेस की जो लीडर थी, कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी, वो सोनिया गांधी थी, जो राहुल गांधी की मम्मी थी। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी को कहती हैं कि आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लेगेसी ही इतनी बड़ी है कि आपको कैरी करना पड़ेगा। और इसके बाद राहुल गांधी ना चाहते हुए सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर, सिर्फ अपनी पार्टी के कहने पर पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं। I don't view myself as a politician. I'm a seeker of अब the कांग्रेस को पता था कि आने वाले टाइम में राहुल पीएम बनेंगे और ये अभी इतनी बड़ी लेगेसी कैरी करने वाले हैं, तो पहले इलेक्शन में इनको बेस्ट सीट दी गई अमेठी की। अमेठी की सीट एक ऐसी सीट थी जहां पे कांग्रेस लगातार जीत रहा था, तो उनको पता था कि यहाँ पे राहुल भी जीत जाएंगे। और राहुल गांधी 2004 इलेक्शन में जब यहाँ से लड़ते हैं सांसद के पद के लिए, तो 2,50,000 वोट से काफी आसानी से जीत भी जाते हैं। Amethi in Uttar Pradesh, which was his father's constituency. He has come a long way from there, and here's a look at his decade-old political career. अब देखिए, जैसे इलेक्शन जीते हैं, लोग इनको गांधी परिवार का नेक्स्ट चैप्टर बोलने लग जाते हैं। इवन 2004 के अंदर जब सेंट्रल में भी कांग्रेस जीतती है, तो सबको लगता है कि सोनिया गांधी अभी पीएम बनने वाली है इंडिया की। बट बाद में सबको पता लगता है कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को मना कर दिया पीएम बनने के लिए, क्योंकि इससे पहले उनके पापा की और उनकी दादी की डेथ हो चुकी थी। राहुल गांधी को इस बात का डर था कि उनकी मां की हत्या हो सकती है, इसलिए राहुल के कहने पर मां सोनिया ने पीएम की कुर्सी ठुकरा दी थी। कमाल बात तो ये थी कि इन सारी चीजों के बीच में राहुल गांधी भी कोई पोस्ट लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं कोई भी पोस्ट नहीं लेना चाहता हूँ। इस समय इन्होंने बोला कि देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत, देश की सेवा तो ऐसे ही की जा सकती है। इसके ही बाद देश के जो पीएम है, एक्सीडेंटल पीएम बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। History will be kinder to me than the contemporary media. अब देखिए, राहुल गांधी अमेठी से एमपी की सीट जीते थे, एमपी तो बन चुके थे, लेकिन इन्होंने कोई भी पदवी लेने से मना कर दिया। एक्चुअली में सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट तो इनकी थी, इनको कोई भी मिनिस्ट्री काफी आसानी से मिल जाती, बट इन्होंने मना कर दिया कोई भी मिनिस्ट्री लेने से। लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी उस समय पीएम तक बन सकते थे, वो एलिजिबल थे, इसके बाद भी वो मना कर देते हैं। जब वो कोई मिनिस्ट्री नहीं लिए तो पीएम क्यों ही बनना चाहती। इवन राहुल गांधी ना पीएम बनते हैं ना मिनिस्ट्री लेते हैं, और ग्रास रूट लेवल में काम करना स्टार्ट करते हैं। इस समय राहुल गांधी हर एक न्यूज चैनल में जाके इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं, और जो भी ये बताते हैं लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि कांग्रेस जो है उनको कोई मतलब नहीं है आप किस कास्ट के हो, किस रिलीजन के हो, हर कास्ट हर रिलीजन बराबर है कांग्रेस के We लिए। believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines, is absolutely wrong. इस समय लोग जब इनको देखते हैं तो लोगों को लग रहा था कि ये नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया बनेंगे, इनकी छवि ऐसी लग रही थी और इनका राइज होता जा रहा था। इवन 2004 के बाद 2005 में तहलका मैगजीन में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल बोलते हैं कि मैं चाहता तो 34 की उम्र में पीएम बन जाता, लेकिन मैंने पहले एक्सपीरियंस गेन करना सही समझा। ये सारी चीजें राहुल को एक अच्छा नेता बना रही थी। राहुल गांधी की इमेज काफी अच्छी बनने लगी थी पूरे इंडिया के अंदर।
इवन डिकोडिंग राहुल गांधी बुक में आरती रामाचंद्रन लिखती हैं कि राहुल ने एक बार आश्चर्य जताते हुए कहा कि देश की सेवा करने के लिए आपको किसी पद की क्या जरूरत है। और राहुल ऐसा बोल बस नहीं रहे थे, उन्होंने कोई पद लिया भी नहीं था, तो लोगों को लग रहा था कि यार ये क्या विचार रखते हैं, मतलब ये सबसे डिफरेंट है। इवन 2005 जब एंड होता है, 2006 के अराउंड राहुल गांधी जो है किसानों के घर जाते हैं, दलित के घर जाते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। इस समय मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उनकी परेशानी समझने के लिए। इवन एक बार जब ये दलित के घर गए हुए थे तो वहां पे इंटरव्यूअर पहुंच गए और वो कहने लग गए राहुल गांधी से कि आप दलित के घर में खाना खाते हो, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो। राहुल गांधी ने बोला कि मैं लोगों के घर में खाना खाता हूं, मैं कास्ट सिस्टम नहीं मानता, ये दलित नहीं है, ये लोग हैं जो मेरे बराबर हैं। ये सारी चीजें देखकर कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का फ्यूचर है, इसलिए उन्हें 2007 के अंदर महासचिव बना दिया जाता है। कांग्रेस और एनएसयूआई की कमान उन्हें सौंप दी जाती है। राहुल गांधी एक्चुअली में ये भी लेने से मना कर देते हैं, बट पार्टी उनको कहती है कि इससे पार्टी की ग्रोथ होगी, देश की ग्रोथ होगी, इसलिए राहुल गांधी इसको लेते हैं कि चलो पार्टी का अगर अच्छा हो रहा है तो मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली में राहुल गांधी इस समय काफी मैच्योर आंसर दे रहे थे, इनकी जो इमेज है पूरे इंडिया में बहुत अच्छी निकल कर आ रही थी। लोगों को समझ आ गया था कि इनको पॉलिटिक्स में नहीं आना था, इनको ग्रिल्ड किया गया है, लेकिन अब ये आ ही गए हैं तो ये बहुत बड़े नेता बने। I mean, that's something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. राहुल गांधी इस समय ना कोई पोस्ट में थे, ना इन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह ली थी। इसके बाद भी 2008 में यूपी जाते हैं, वहां पे लगातार रैली वगैरह निकालते हैं। और इसके बाद जब 2009 का समय आता है तो अगेन सेंट्रल में इलेक्शन होते हैं और इस बार कांग्रेस को 206 सीट मिलती है सेंट्रल के अंदर। कांग्रेस एक बार फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाती है, एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम ऑफ इंडिया बनते हैं। इस इलेक्शन में राहुल गांधी की जो अमेठी की सीट थी, यहाँ ये 4 लाख वोट से जीते थे, मतलब लास्ट टाइम ये 2.5 लाख से जीते थे और इस बार मार्जिन लगभग डबल था। सबको समझ में आ गया था कि राहुल गांधी काम कर रहे हैं और लोग इनको देखने लग गए थे कि भाई ये नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाले हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लोगों के हिसाब से गांधी लेगेसी को अच्छे से कैरी कर पाएंगे और आने वाले टाइम में पीएम बन जाएंगे। कांग्रेस के कई नेताओं के लिए राहुल अगले प्रधानमंत्री हैं। तो मोटा मोटा 2010 तक राहुल गांधी काफी अच्छा काम किए थे। पिछले 8 साल में इन्होंने ग्रास रूट पे वर्क किया था और लोगों के सामने इनकी इमेज काफी बढ़िया बन चुकी थी। बट ईयर आता है 2011 का और 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन करने लग जाते हैं। अन्ना हजारे 2011 के मई के महीने में दिल्ली के अंदर आंदोलन करते हैं करप्शन के ऊपर। अब ये जो आंदोलन था ये बहुत पीक में चला गया था दिल्ली में, मतलब इनका आंदोलन बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट आंदोलन अभी तक ये माना जाता है। और ये आंदोलन इतना बड़ा था कि सरकार इनसे परेशान हो जाती है और 3 दिन के अंदर इनको जेल में डाल देती है। अब देखिए, इनको जेल में डालने वाली जो सरकार थी वो सेंट्रल में थी, कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा हेट मिलता है। एंड इसके बाद जब जेल में अन्ना हजारे जाते हैं तो अन्ना हजारे अपना आंदोलन नहीं रोकते, ये जेल के अंदर भी आंदोलन करने लग जाते हैं। ये भूख हड़ताल करते हैं, खाना वगैरह जेल में खा ही नहीं रहते और उसके बाद जेल से इनको छोड़ दिया जाता है। बाद में सरकार को इनकी बात माननी पड़ती है और सरकार काम करने लग जाती है अन्ना हजारे के हिसाब से। बहुत बड़ा सिनेरियो ये पूरा निकल के आया था। इस समय लोग कहने लग गए थे कि कांग्रेस जो है वो करप्ट है, अन्ना हजारे सही आंदोलन कर रहे हैं। ये सारी चीजें कांग्रेस की काफी ज्यादा छवि बिगाड़ रही थी और इन सारी चीजों के बीच में राहुल गांधी कभी आते ही नहीं है। अब लोग कहने लग जाते हैं कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे, बाद में पीएम बनेंगे, और ये सामने आके कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब ये क्या चल रहा है? राहुल गांधी को यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था और ये नहीं बोलते। लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, राहुल गांधी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। बट राहुल गांधी इसकी भरपाई करने के लिए काम स्टार्ट करते हैं और इस बार ये देखते हैं कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है। देखिए, बात क्या थी कि यूपी के अंदर कभी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन नहीं पा रही थी। यहाँ पे जो बीएसपी थी या एसपी थी यही जीतते जा रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी यूपी में किसानों से जाके मिलते हैं। राहुल गांधी चाहते थे कि यूपी में विधानसभा जीते, इसके बाद लोकसभा में भी ये काफी सारी सीट लाएं और 1990s जैसे कांग्रेस को एक तरफा जिताएं। और इसके लिए इनको मौका भी मिल जाता है क्योंकि 2011 में काफी सारी चीजें यूपी के किसानों के साथ गलत हो जाती हैं। देखिए, होता क्या है, 2011 का समय था, यूपी के अंदर एक भट्टा परसौल नाम का गांव है, यहाँ पे ज्यादातर किसान ही और किसानों की जमीन है। अब यहाँ पे बीएसपी मतलब मायावती की जो पार्टी थी एक्सप्रेस वे हाईवे निकालते हैं और उसके लिए किसानों की जमीन लेते हैं। अब इन्होंने किसानों की जमीन के बीच से हाईवे निकाला, बहुत सारी जमीन किसानों की ले ली। बाद में जब पैसे देने की बात आई तो इन्होंने काफी कम रेट दिया, ये किसानों का कहना था। किसान जो है इसके बाद आंदोलन में बैठ जाते हैं, ये कहने लग जाते हैं कि हमारी जमीन की कीमत दुगनी तिगनी थी लेकिन हमको बहुत कम दाम दिया गया है। अब देखिए, यही सब देख के राहुल गांधी दिल्ली से भट्टा परसौल बाइक रैली निकालते हैं और ये भट्टा परसौल पहुंच जाते हैं। वहां पे किसानों का साथ देते हैं, वहां पे पुलिस वगैरह आ जाती है तो राहुल गांधी किसानों को बचाते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं और इसके बाद राहुल की और इमेज अच्छी होने लग जाती है। सबको लगता है किसानों का साथ दे रहे हैं। राहुल को भी लग रहा था कि बीएसपी मतलब मायावती से सब लोग चिढ़े हुए हैं और इस बार कांग्रेस आ सकती है यूपी के अंदर। बाद में जब यूपी के इलेक्शन होते हैं 2013 में तो यहाँ पे एक्चुअली में बदलाव आता है। बीएसपी की सरकार यहाँ पे गिर जाती है,
बट यहाँ पे कांग्रेस नहीं आती, यहाँ पे सरकार आती है एसपी की, मतलब अखिलेश यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ, राहुल गांधी ने रैली वगैरह निकाली थी, काम वगैरह किया था, तो 6 सीट इनकी बढ़ गई थी, लेकिन इनकी गवर्नमेंट नहीं आई थी। और यही सब देख के 2013 में कांग्रेस इनको उपाध्यक्ष बना देता है। देखिए, अभी तक 2002 से लेकर 2013 तक राहुल गांधी ने एक अच्छी इमेज बनाई थी, सब जगह इनकी इमेज बन गई थी कि आने वाले टाइम में पीएम बनेंगे। लोग इनको काफी मानने लग गए थे और इनका लगातार राइज हुआ था, इनका ग्राफ जो है ये ऊपर जाता जा रहा था। बट इसके जस्ट बाद 2014 के सेंट्रल इलेक्शन आ खड़े हुए। 2014 इलेक्शन में क्या होता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का मेन फेस निकल के आते हैं, लगातार रैली निकालते हैं, हर जगह रैली में जाके यही बोलते हैं कि हम शहजादे से लड़ने वाले हैं, मैं एक चाय वाला हूं और सामने एक शहजादा है। बहुत सारी रैलियों में इन्होंने कोट किया कि ये शहजादे हैं, ये चाय वाले हैं, और लोगों के दिमाग में बैठ गया कि एक चाय वाला लड़ता है और एक शहजादा लड़ता है। साथ में नरेंद्र मोदी जो भी वादे करते थे, कहते थे हमारी पार्टी जीतेगी, मैं पीएम बनूंगा, तो ये वादे पूरे हो जाएंगे। और इसी सेम टाइम पर कांग्रेस से जब पूछा जाता था कि अगर आप जीतोगे इलेक्शन तो आपकी तरफ से पीएम कौन बनेगा, तो राहुल गांधी कुछ ये आंसर देते थे। अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को एमपीज चुनेंगे। अब देखिए, इस समय ये हो गया था कि एक पार्टी जो है वो चाय वाली है, बिल्कुल गरीबी से उठकर आई है, वो पार्टी जो है वादे कर रही है, मेन फेस में नरेंद्र मोदी, और वादे पूरे नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में ये बन गया था कि एक तरफ शहजादा है जिसका पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में रहा है, इंदिरा गांधी को लोग डिक्टेटर भी मानते थे, तो थोड़ी छवि भी खराब थी। दिक्कत वाली बात ये थी कि राहुल गांधी की बहुत अच्छी इमेज थी, बट सब लोगों को लग रहा था कि यार ये आ भी गए तो ये पीएम थोड़ा बन जाएंगे, पीएम का फेस तो कोई है ही नहीं। ये सारी चीजें इस तरीके से आती हैं और नरेंद्र मोदी बीजेपी इस समय कैंपेन भी चलाते हैं कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं नरेंद्र मोदी के लिए, और सेंट्रल में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। 2014 में जब सेंट्रल का रिजल्ट आता है तो यहाँ पे कांग्रेस को 44 सीट मिलती है, जो ऑल टाइम लो थी इतिहास में। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस को लगा कि ऐसा तो हुआ है, बीच में बीजेपी आई है, 5 साल बाद ये हट जाएंगे। राहुल गांधी को लगा कोई दिक्कत नहीं है, इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट हारी तो ये नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। इनको कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई ठीक है, गिर गई सरकार तो गिर गई। I'd like to start by congratulating the new government. So I wish the new government all the best. अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, राहुल गांधी का राइज हो चुका था, सब लोग जानते थे कि जब भी अब कांग्रेस आएगी राहुल गांधी पीएम बनेंगे। बट किसी को भी अंदाजा भी नहीं था कि अभी राहुल गांधी की इमेज पूरी क्रैश कर दी जाएगी, पूरी पार्टी ही क्रैश हो जाएगी कांग्रेस की, और राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए अभी कई साल वेट करना पड़ेगा, इनकी पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। देखिए, होता क्या है, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव होता है और ये राहुल गांधी के मीम बनाने लग जाते हैं। जैसे राहुल ने पार्लियामेंट के अंदर या कहीं भी कुछ गलत किया तो इसका मीम बना दिया गया। किसी भी 2 लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे, मतलब 2 में से 1 हमारा, 1 उनका। अब देखिए, गलत सब बोलते हैं, गलत निकल जाता है। अगर आप इतने लोगों के सामने बोलेंगे तो हो सकता है आपने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन आप उसी को पॉइंट आउट करेंगे तो ये तो गलत है। दिक्कत वाली बात ये थी कि राहुल ने जो बोला वो तो ठीक है, जो ये नहीं बोले उसके भी मीम बना दिए गए। बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ जब बीजेपी के किसी नेता ने कुछ बोला, राहुल गांधी ने उसको कोट किया, बाद में सबने मीम बना दिए कि राहुल गांधी ने बोला, और राहुल गांधी की इमेज बहुत बेकार कर दी गई। 2016 के अराउंड तो जब जियो बूम हुआ, सबके पास मोबाइल फोन आए, तो इनके मीम बहुत ज्यादा वायरल होने लग गए। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आलू डालो सोना निकालो, ये नरेंद्र मोदी ने बोला था और राहुल गांधी ने इसको कोट किया था किसी रैली के दौरान। बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसके मीम बना दिए और सबको लगने लगा, इंटरनेट के कारण सबको यही लगने लगा कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि आलू डालो सोना निकालो, ऐसी मशीन बनाऊंगा। लोगों को ये लगने लगा राहुल गांधी कुछ भी बात करते हैं, इनकी इमेज एकदम खराब बना दी गई। और इसी सेम टाइम पर सारी जगह आर्टिकल्स डाले गए कि राहुल गांधी पप्पू हैं, यही वीडियो अपलोड की गई। ऐसा माहौल बना दिया गया कि इस समय आप गूगल में अगर पप्पू डालते तो राहुल गांधी की इमेज आ जाती। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। एकदम से 2016 के अंदर राहुल गांधी को लोग कहने लग गए कि ये क्या पीएम बनेगा यार, ये तो पप्पू है। आप सोचिए 2014 तक लोग जिसे मानते थे कि नेक्स्ट पीएम है, लेगेसी कैरी करेगा, 2 साल के अंदर लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन बैठा दिया गया कि ये तो पप्पू है, ये क्या ही कर पाएगा। बाद में जब 2019 का इलेक्शन आया तो ये इलेक्शन एक तरफा हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर मोदी जी वर्सेस पप्पू हो गया। सबको क्लियर हो गया पप्पू को थोड़ी वोट दे देंगे, सब कहने लग गए हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। लोग ये तक कहने लग गए कि बीजेपी की सीट में अगर आप कुत्ता को लड़ा देंगे तो वो भी जीत जाएगा। टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। अब देखिए अब क्या था, राहुल गांधी की इमेज बहुत खराब हो चुकी थी, 2019 में अगेन इलेक्शन हार गए थे, इस बार ये अपनी पोस्ट भी हार चुके थे। अब राहुल गांधी का भी क्रैश हो गया था, इनकी पार्टी कांग्रेस का भी क्रैश हो गया था। सबको लग रहा था कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। इवन लोगों को ये लगता था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म किया है, जो 2014 तक कांग्रेस को उठा रहे थे। एकदम से 2002 से लेकर 2014 तक का जो राइज था, अगले 5 साल में वो बिल्कुल क्रैश हो चुका था और ये बॉटम में आ गए थे।
और यही सब राहुल गांधी को समझ में भी आया। 2019 में उन्होंने प्रेसिडेंट का पद भी छोड़ दिया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो ये थे, इन्होंने छोड़ दिया। Congress MP and leader of the opposition Rahul Gandhi for skipping the government's Independence Day program at the Red Fort and accused the Congress of insulting the nation and the armed forces with his. अब देखिए, राहुल गांधी गायब हो चुके थे। सबको लगा राहुल गांधी नहीं, ओपोजिशन ही गायब हो चुका है, ये तो एंड ऑफ ओपोजिशन है। बट इसके बाद होता है द रिटर्न ऑफ राहुल गांधी, जब ईयर आता है 2022 का। देखिए होता क्या है, 2022 में राहुल गांधी बोलते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, जहां ये 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब लोगों को ये मजाक लगता है। इस समय तक राहुल गांधी टोटल मजाक बन चुके थे। लोगों को लगता है ये फालतू चीजें कुछ भी कर रहे हैं। बाद में राहुल गांधी ये स्टार्ट कर देते हैं, मीडिया इसको कवर नहीं करती, लोगों को ये मजाक ही लगता रहता है। बट राहुल गांधी एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट, फिर तीसरे स्टेट, लगातार ये हर जगह जाते हैं और ये एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा सफल करने लग जाते हैं। बाद में जब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ये न्यूज कवर करने जाते हैं तो राहुल गांधी उनसे साफ कह देते हैं कि ये पुराना राहुल गांधी नहीं है, नया राहुल गांधी है। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं इस है। रैली को मीडिया कवर नहीं कर रही थी। इसके बाद भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो थे, जो यूट्यूबर थे, वो इसको कवर करते हैं, वो राहुल गांधी से बात करते हैं। इवन राहुल गांधी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनको समझ में आता है कि ये सही चीज कर रहे हैं। इस पूरी रैली के दौरान राहुल गांधी यही बोल रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ नफरत की दुनिया में। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, RSS के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते। लोगों को ये चीज बहुत पसंद आ रही थी और एंड ऑफ द रैली राहुल गांधी की एक अलग इमेज बन चुकी थी। अब देखिए इसका असर साफ दिखता है, क्योंकि 2022 के बाद जब 2023 आता है तो कर्नाटका में कांग्रेस जीत जाती है। ये प्रूफ था कि राहुल गांधी ने ग्रास रूट लेवल पर वर्क किया है और अभी ये कांग्रेस को फिर से ऊपर ले जाने वाले हैं। बट इसके बाद 2023 में बीजेपी इनको फिर से लपेटने की कोशिश करती है और इस बार राहुल गांधी कमाल कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि 2019 के टाइम पर राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान बोल दिया था कि जितने भी मोदी हैं यही क्यों चोर होते हैं। इन्होंने बोला जैसे नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है और नरेंद्र मोदी चोर है। अब राहुल गांधी ने ये चीज 2019 में बोली थी, लेकिन उस समय इसको सब टाल देते हैं क्योंकि उस समय राहुल गांधी ऑलरेडी खत्म हो गए थे, तो क्या मतलब इस चीज को उठाने का। बट 2022 में जब राहुल गांधी का कमबैक हुआ और 2023 में इनकी गवर्नमेंट कर्नाटक में जीत गई, तो यहाँ पे बीजेपी ने खेल खेला कि अब राहुल गांधी को फंसाने का समय आ चुका है। इस समय क्या होता है कि बीजेपी के एक MLA जिनका नाम था पुरनेश मोदी, जो कि सूरत के अंदर डिफेमेशन केस कर देते हैं राहुल गांधी के ऊपर इस कारण से। यही 2019 वाली बात को लेकर सूरत कोर्ट में इन्होंने डिफेमेशन केस 2023 में लगाया राहुल गांधी के ऊपर। दिक्कत तो तब होती है जब सूरत कोर्ट डिफेमेशन केस के लिए राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुना देती है। अब देखिए IPC की धारा 500 के हिसाब से डिफेमेशन में मैक्सिमम 2 साल तक जेल हो सकती है, बट एक्चुअली में मैक्सिमम 2 साल की हो सकती है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि डिफेमेशन के चलते 2 साल की किसी को जेल में डाल दिया गया हो। बट यहाँ पे राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी और ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि पीपल एक्ट ऑफ 1951 के हिसाब से 2 साल और उससे ज्यादा की जेल अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है, सजा हो जाती है, तो वो व्यक्ति फिर ना MLA रहेगा ना MP रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी साजिश थी, इसलिए किया गया था ताकि राहुल गांधी अब पार्लियामेंट जा ही ना पाए, क्योंकि ना ये MLA रहेंगे ना ये MP रहेंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वेल इस बार राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई तो बीजेपी ने करा दिया था, लेकिन राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, आप ही केस को देखो। सुप्रीम कोर्ट जब केस देखता है तो ये कहता है भाई ये तो फालतू का केस है, मतलब डिफेमेशन केस है, तो आप सजा सुना दो, लेकिन 2 साल की आप कैसे सुना सकते हो। दिक्कत वाली बात ये थी कि इतने साल बाद केस ओपन करके आप इसीलिए 2 साल की सजा सुना रहे हो ताकि MP और MLA से हट जाएं। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया, उन्होंने बोला ये केस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बाकी केस है जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको होल्ड पर डाल दिया जाता है। ये केस जैसे ही होल्ड पर जाता है कुछ ही महीने के अंदर अगेन राहुल गांधी को पार्लियामेंट में एंट्री मिल जाती है। इस बार राहुल गांधी ने साफ बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ा था और वो जीत गए थे। वेल इसके बाद आपने राहुल गांधी की स्पीचेस भी देखी होंगी, जब ये पार्लियामेंट जाते हैं तो इस बार ये अलग ही दिखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी कमाल के भाषण देते हैं, ये बोलते हैं लगातार कि अडानी और अंबानी की गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट। बाद में जब 2024 के अंदर सेंट्रल में इलेक्शन आए तो साफ देखने को मिला कि राहुल गांधी ने काम किया है 2022 के बाद। उनका आने का इंतजार करेंगे। कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाती। आप सोचिए कांग्रेस 2014-2019 में 50 सीट ले पाया था, उसको डबल सीट मिलती है 2024 के चुनाव में। इसके बाद राहुल गांधी वोट चोरी पे बोलते हैं और अभी ये बोलते जा रहे हैं लगातार। बिहार के अंदर ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार में पहली बार कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ने वाली है।
राहुल गांधी अभी सोच रहे हैं कि बिहार के अंदर वो बाकी पार्टी के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़े। यही सब देख के आज हालत ये हो गई कि लोग कहने लग गए हैं कि 2029 के अंदर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। Rahul Gandhi will be the next prime minister of this country in 2029. वेल अगर आप राहुल गांधी की जर्नी देखोगे तो 2002 में जब ये इंडिया आए थे, 2002 से लेकर 2014 तक इनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, इनका राइज हुआ था। 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 2014 से लेकर 2022 तक इनका क्रैश हुआ, ये बॉटम में आ गए। और 2022 से लेकर 2025 तक अगेन इनका राइज हुआ है और इनका ग्राफ जो है वो ऊपर जाने लग गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2029 में राहुल गांधी पीएम ऑफ इंडिया बन सकते हैं? नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको राहुल गांधी की ये वीडियो पसंद आई है तो इसका पार्ट 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जरूर से देखिएगा। नरेंद्र मोदी की रियलिटी की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।